अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ज़र के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज जो है हम अलाते ज़र एतबार, ठीक है, हमने टाइप्स पढ़ी थी ज़र की, मनी की, जिसमें एक जो है टाइप थी क्रेडिट मनी। ज़र एतबार जो कि ख़ुद तो ज़र नहीं होता लेकिन एतबार या भरोसे की बिना पर गर्दिश करता है, उसको हम क्या कहते हैं, एतबारी ज़र कहते हैं, ये ज़र एतबार कहते हैं। ये सबसे जो है एक मॉडर्न किस्म है ज़र की। और बिजनेसेस जो हैं जो बहुत पैमाने पे काम कर रहे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो ज़र होता है वो महज जो है वो एतबार की बिना पे ही सर्कुलेट कर रहा होता है। मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं। सबसे पहले है रवायती आलात हैं, रवायती देखेंगे हम, और जदीद जो है वो उनको भी पढ़ेंगे। रवायती आलात क्या है, किताबी हिसाब है। आपने अक्सर देखा होगा कि गली मोहल्लों में जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, परचून फरोश की दुकानें बनी होती हैं जिनसे घर का सौदा सलफ लाते हैं घरों के करीब, उन्होंने अपने पास एक रजिस्टर रखा होता है जिसमें मुख्तलिफ़ लोगों के खाते दर्ज किए होते हैं कि फ़लाँ शख्स की तरफ इतना उधार है, फ़लाँ शख्स की तरफ इतना उधार है। मज़ीद ये कि उसने साथ ये भी लिखा होता है कि उसने उस दिन कितनी परचेज़ की हैं, कितनी सेल की है। अब ये जो हिसाब किताब है इसको हम क्या कहते हैं, किताबी हिसाब कहते हैं, बुक ऑफ अकाउंट कहते हैं, जिसमें रोज़मर्रा के हिसाब किताब को, उधार हिसाब किताब को लिखा जाता है, ठीक है। तो ये उधार जो लेन देन है, जो एतबार की एक शक्ल है, वो सबसे सादा तरीन है, जिसमें मुख्तलिफ़ लोगों के डेट के हिसाब से जो वो खाते मेंशन किए होते हैं। उसके बाद है प्रोमिसरी नोट, तहरीरी वादा जिसे कहते हैं, प्रोमिस या निकला हुआ लफ्ज़ वादे से, जिसमें तहरीरी तौर पर एक वादा लिख दिया जाता है कि मैंने फ़लाँ शख्स से जो है इतनी रकम की चीज़ें ख़रीदी हैं और उसको जो है मैं 1 माह बाद, 2 माह बाद, जितनी भी मुद्दत उनके दरमियान डिसाइडेड होती है उसके बाद जो है वो अदा करने का वादा करता है, प्रॉमिस करता है, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, ये ख़रीदार फ़रोख्तकार या कर्ज़खार और जो मक़रूज़ हैं उन दोनों के दरमियान जो है एक वादा जो है उसको तहरीरी तौर पर जो है कि लिखा जाता है, तहरीरी तौर पर जो है उसको फ़राहम किया जाता है, जिसमें जो शख्स उधार चीज़ें ख़रीद रहा है या जो मक़रूज़ है जिसने कर्ज़ लिया है वो एक जो है वो तहरीर से लिखता है कि मैंने फ़लाँ शख्स से इतनी जो मालियत की चीज़ें उधार ख़रीदी हैं और मैं वादा करता हूँ कि आइंदा जो है 1 माह बाद जो है ये रुपया पैसा जो है शख्स को अदा कर दूँगा। अमूमन ये जो वादे होते हैं, इस तरह के पूरे नोट होते हैं, ये स्टाम्प पेपर पे लिखे जाते हैं। और आपको पता है कि जो भी बात जो है स्टाम्प पेपर के लिखी जाती है वो लीगल बन जाती है। अगर वो शख्स मुकर्ररा मुद्दत पर जो है पैसे वापस नहीं करता तो उसके ख़िलाफ़ जो है फिर सू किया जा सकता है, उसके ख़िलाफ़ जो है केस किया जा सकता है। अब उस पर डेट भी मेंशन होती है, कर्ज़खार मक़रूज़ दोनों के सिग्नेचर किए जाते हैं, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर जो है उस पर दर्ज होते हैं। उसके बाद है हुंडी, हांडी नहीं इसको पढ़ना, ये हुंडी है। बिल ऑफ एक्सचेंज इसको इंग्लिश में बोलते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज भी तहरीरी वादे की प्रोमिसरी नोट की तरह ही है, लेकिन इसमें एक फ़र्क क्या है, प्रोमिसरी नोट प्रॉमिस है और हुंडी क्या है, ऑर्डर है। प्रोमिसरी नोट वो शख्स लिखता है जिसने उधार चीज़ें ख़रीदी हैं और बिल ऑफ एक्सचेंज वो शख्स लिखता है जिसने उधार चीज़ें सेल की होती हैं। अब क्या होता है कि फ़र्ज़ करते हैं एक शख्स ए है और दूसरा बी है। ए जो है वो बी से उधार चीज़ें ख़रीदता है, तो फिर बी क्या करेगा, एक जो है पेपर पे, स्टाम्प पेपर पे जो है वो एक तहरीर लिखेगा कि मैंने फ़लाँ शख्स को इतनी रकम की चीज़ें जो है उधार सेल की हैं और वो शख्स जो है वो 2 माह के बाद मुझे पैसा जो है वापस करने का पाबंद है या वापस करेगा। तो इसमें एक तरह से ऑर्डर मेंशन किया जाता है कि अगले शख्स को बाउंड करता है कि आपने जो भी पीरियड उनके दरमियान डिसाइडेड होता है उस पीरियड के बाद जो उसने पैसे उसे देने होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, हुंडी कहते हैं। इसमें उधार लेन देन भी शामिल हो सकता है, इसमें उधार अगर पैसे लिए हैं तो वो भी इसमें शामिल हो सकता है। उस पर सीधी टिकट लगाई जाती है और सेम जैसे मैंने बताया कि इसको भी कोशिश ये की जाती है कि इसको लीगली जो पेपर है, स्टाम्प पेपर है, उस पर लिखा जाए। नोटरी पब्लिक के पास ये दर्ज होता है, तो अगर वो शख्स मुकर्ररा मुद्दत पर पैसे वापस नहीं करता तो उसके ख़िलाफ़ जो है कानूनी चाराजोई की जा सकती है। इसके अलावा बच्चे इसकी जो
पीरियड होता है वो अमूमन 3 मंथ होता है अमूमन, ठीक है। इससे कम ज़्यादा हो सकता है, उनकी जो आपस में डिसाइडेड जो है टाइम पीरियड होता है। लेकिन मैंने बताया कि एक आम तौर पर जो जनरल होता है वो 3 मंथ का होता है, और 3 माह के बाद 3 दिन अमूमन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं जिनको हम ग्रेस डेज कहते हैं, ठीक है। मज़ीद वो 3 दिन और इंतज़ार करता है। अगर वो मज़ीद 3 दिन के बाद भी पैसे वापस नहीं करता तो उस शख्स के पास ये हक़ होता है कि उसके ख़िलाफ़ जो है वो केस कर सके। इसकी मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं। दरशनी, डिमांड, बिल ऑफ एक्सचेंज। दरशनी, दर्शन करना जिससे लफ्ज़ निकला है देखना, ये वो हुंडी है, ये वो बिल एक्सचेंज है जिसको देखते ही उसकी रकम अदा कर दी जाती है। अब आप कहेंगे कि फिर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखने की ज़रूरत ही क्या है कि अगर आपको कोई जो है वो टाइम पीरियड जो है वो नहीं दिया जा रहा। अब दर्शनी हुंडी अमूमन बच्चों उस वक्त लिखी जाती है जब जो ट्रेड है वो अमूमन 2 सिटीज़ के दरमियान होती है। मसलन एक शख्स लाहौर रहता है, दूसरा गुजरांवाला रहता है, वो दोनों आपस में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो जो शख्स जो है क्या कहते हैं लाहौर रहता है वो गुजरांवाला से चीज़ें मंगवा रहा है, तो गुजरांवाला जो शख्स है वो साथ ही एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो भेज देता है, और जैसे ही फिर वो लाहौर वाले शख्स के पास सामान पहुंचेगा साथ ही बिल ऑफ एक्सचेंज भी आ जाएगा, तो फिर जो है वो उसकी पेमेंट फ़ौरन कर देगा। अब जिस शख्स ने गुजरांवाला से चीज़ें भेजी होंगी तो उसने ज़ाहिर बात है एक वो उसकी कॉपी अपने पास रखेगा, एक जो है वो लाहौर में उस शख्स के पास भेज देगा। उस शख्स को सामान वसूल हो जाएगा, वो अपना सामान चेक करेगा और साथ ही जो है वो पेमेंट कर देगा। इस तरह की जो हुंडी है उसको क्या कहते हैं, दर्शनी हुंडी कहते हैं या डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। उसके बाद मुद्दती नाम से ज़ाहिर है जो ख़ास पीरियड के लिए इशू की जाती है उसे मुद्दती हुंडी कहते हैं। 2 मंथ 3 मंथ, ठीक है, इस तरह जो इशू करते हैं। गैर मुल्की हुंडी क्या हो गई, जिसमें जो कर्ज़ ख़ार मकरूज़ या ख़रीदार और फ़रोख्तकार दोनों का जो ताल्लुक़ है मुख्तलिफ़ ममालिक से होता है, उसे क्या कहते हैं, गैर मुल्की हुंडी कहते हैं। मसलन पाकिस्तान से कोई शख्स जो है वो दुबई से कोई चीज़ें मंगवा रहा है या चाइना से मंगवा रहा है, तो अब ये जो है इंटरनेशनल ट्रेड है। एक शख्स पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है, दूसरा चाइना से रखता है, तो इस लेन देन में जो हुंडी इन्वॉल्व होती है उसे हम क्या कहते हैं, गैर मुल्की हुंडी। और इसमें इस तरह के लेन देन में उमूमन बैंक से इन्वॉल्व होते हैं, बैंक जो है वो फिर ज़िम्मेदारी लेते हैं दरमियान में, ठीक है। तो इस तरह की जो हुंडी क्या कहलाएगी, गैर मुल्की हुंडी कहलाएगी। मुल्की हुंडी क्या होगी, जिसमें ख़रीदार फ़रोख्तकार या जो ड्रार है और ड्राई है, जो शख्स हुंडी लिख रहा है और जिस पर लिखी जा रही है, दोनों का ताल्लुक़ अगर एक ही मुल्क से है तो उसको मुल्की हुंडी कहेंगे। उसके बाद है चेक। नाम से आप फेमिलियर हैं, आप में से अक्सर ने जो है चेक बुक देखी होगी लेकिन उसको फिल नहीं कभी किया होगा। चेक बुक क्या है, ये भी एक हुक्मनामा है उस शख्स की तरफ से जिसका बैंक में अकाउंट होता है और उसमें रकम मौजूद होती है। मसलन अगर एक शख्स बैंक में अकाउंट खोलता है तो उसको बैंक जो है बदले में जो है चेक बुक इश्यू करता है। चेक बुक पे जो है बैंक का नाम लिखा होता है, जिस शख्स का अकाउंट है अकाउंट होल्डर का नाम लिखा होता है, अकाउंट का जो क्या कहते हैं अकाउंट नंबर होता है वो मेंशन होता है, अकाउंट की टाइप मेंशन होती है। फिर उसमें आपने जब भी फिल करना है डेट लिखनी होती है, किसको पे करनी है अमाउंट वो लिखनी है, अमाउंट जब वर्ड्स में भी लिखनी होती है, डिजिट्स में भी लिखनी होती है, दोनों में, और फिर साइन जो होते हैं वो मेंशन करने होते हैं। तो ये चेक क्या है, एक हुक्मनामा है उस शख्स की तरफ से, अकाउंट होल्डर की तरफ से बैंक के नाम जिसमें उसने अपना अकाउंट भी ओपन करवाया है और वहाँ पे रकम भी मौजूद होती है, तो उसको क्या कहते हैं, चेक कहते हैं। इसकी टाइप्स देख लेते हैं। हामल चेक, बेरियर चेक कहते हैं जिसको, ऐसा चेक जिसमें किसी ख़ास शख्स का नाम नहीं लिखा होता, ठीक है। बुक में जो है बच्चे स्पेसिमन है बने हुए, मैंने इसलिए इनके जो है यहाँ पे बहुत सारे स्पेसिमन जो है अलग अलग नहीं बनाए, ठीक है। तो ये जो होता है इसमें ये लिखा होता है यहाँ पे पे, ठीक है, उसके आगे जगह खाली होती है। यहाँ पर अगर किसी ख़ास शख्स का नाम नहीं लिखा, यहाँ पे सेल्फ लिखा हुआ है या लिखा हुआ है बेयर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है ये जिस शख्स के पास भी होगा वो जाके रकम जो है वो ले लेगा, या सेल्फ पे के आगे जो है वो आगे रकम जो है वो खाली जगह छोड़ दी हुई है। तो उस तरह के चेक को क्या कहते हैं, हम हामल चेक कहते हैं। हामल चेक जिस शख्स के पास भी होगा वो जाके बैंक से रकम ले सकता है, ठीक है। सेल्फ नहीं, बियरर लिखा होता है इसमें या खाली जगह छोड़ी होती है। तो बियरर चेक जिस शख्स के भी पास होगा वो जाके बैंक से रकम ले सकता है, बेशक उसका अपना अकाउंट मौजूद है या नहीं है। मसलन अगर ए का बैंक में अकाउंट है
वो एक चेक लिखता है और बी को कहता है जाके रकम ले आओ, और पे के आगे जो है वो बी उससे क्या लिख देता है, बेयर लिख देता है, तो बी जाएगा तो जाके रकम ले सकता है। या बी अगर आगे फर्दर किसी और को देता है तो वो भी शख्स जो है जाके बैंक से रकम ले सकता है, क्योंकि पे के आगे किसी स्पेसिफिक बंदे का नाम नहीं लिखा हुआ। हुक्मी चेक ऑर्डर चेक है, अगर पे के आगे किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिखा हुआ है तो उसको तरह के चेक को हम क्या कहते हैं, हुक्मी चेक कहते हैं। और बैंक जब इसकी पेमेंट करेगा तब वो शख्स का आईडी कार्ड चेक करेगा, और जो चेक होगा उसकी पुष्ट पे बैक साइड पे जो है उस शख्स के साइन लिए जाएंगे। इस तरह के चेक को क्या कहते हैं, हुक्मी चेक, जिसमें ख़ास शख्स का नाम जो है वो मेंशन कर दिया जाता है कि इसकी जो रकम है फ़लाँ शख्स को अदा की जाए। उसके बाद है क्रॉस चेक। अगर जो है जैसे ये आपका चेक है, अगर इसकी साइड पे जो है 2 लाइंस लगा दी जाएँ तो इस तरह के चेक को क्या कहते हैं, क्रॉस चेक कहते हैं। अब ये लाइनें लगाने का क्या फ़ायदा होता है, इससे जो है आपका चेक बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है, कोई शख्स इसको चोरी नहीं कर सकता। जैसे हमने यहाँ पे देखा ना, ये हामल चेक है, इसको अगर कोई शख्स चोरी कर लेता है तो वो बैंक के पास जाके रकम ले सकता है, क्योंकि उसका नाम जो है वो उस पर किसी का नाम भी मेंशन नहीं है। हुक्मी चेक में भी ये हो सकता है, अगर किसी शख्स ने चोरी कर लिया है और उसके पास उस फलां शख्स की जो आईडी कार्ड है उसकी कॉपी मौजूद है या उसका नाम मौजूद है, तो इसमें भी कुछ जो है चोरी का ख़तरा है। लेकिन क्रॉस चेक जो है, अगर कोई भी शख्स इसको चोरी कर लेता है तो उसके किसी काम का नहीं होता, क्योंकि क्रॉस चेक में क्या होता है, इसमें एक तो ये हुक्मी भी होता है, इसमें ख़ास पर्सन का आगे नाम लिखा होता है। अब क्रॉस चेक की जो पेमेंट है कभी भी जो है वो कैशियर नहीं करता, उसकी उस डेस्क पे पेमेंट नहीं होती, बल्कि जिस शख्स का नाम उस पर मेंशन होता है, क्रॉस चेक जो है पहले उसके अकाउंट में जमा करना पड़ता है। उसके बाद जो है वो रकम उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है, उसके बाद वो जाके जो है रकम वसूल कर सकता है, उसे नया चेक जो है वो फिर इशू करना पड़ता है। मसलन अगर मुझे एक चेक मिलता है जो कि क्रॉस है, मैं बैंक जाती हूँ पैसे लेने के लिए, तो बैंक मुझे क्रॉस चेक वसूल करके पेमेंट नहीं करेगा, बल्कि क्रॉस चेक मुझसे ले लेगा और वो रकम जो है वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। फिर मुझे अपनी चेक बुक से नया जो है वो चेक इशू करना पड़ेगा, फिर ही जो है वो रकम मिल सकती है। अब ज़ाहिर बात है, जिस शख्स का नाम वहाँ पे मेंशन होगा, रकम जो है सिर्फ उसी शख्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकती है। लिहाजा अगर ये चेक जो है चोरी भी हो जाए तो जिसने भी चोरी किया होगा उसके किसी काम का नहीं होता। सफरी चेक है, ट्रैवलर चेक है, जो सफ़र में काम आता है। अगर कोई शख्स पाकिस्तान से दूसरे मुल्क में जाता है तो उन अफराद के लिए जो बैंक्स हैं वो स्पेशल किस्म के चेक इशू करते हैं, जिनको वो बाहर के ममालिक में मौजूद जो बैंक्स की ब्रांचेस होती हैं वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट है। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, जिसमें कोई भी शख्स जो है वो एक बैंक में रकम जमा करवा कर बैंक से एक तहरीरी तौर पर एक सबूत ले लेता है या तहरीर लिखवा लेता है, जिसमें लिखा होता है कि इतनी रकम जो है फ़लाँ शख्स को अदा कर दी जाए। अब वो बैंक ड्राफ्ट में क्या होता है कि आप बैंक से वो एक जो है वो फॉर्म ले लेते हैं या एक फॉर्मेट ले लेते हैं, जिसमें आपका लिखा होता है कि इतनी रकम जो है आपने बैंक में जमा करवाई है और इसका इतना कमीशन है, और ये रकम जो है फ़लाँ शख्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। उस शख्स का नाम लिखा होता है और उस शख्स का अकाउंट नंबर भी लिखा होता है, और ये सबसे महफूज तरीन है, क्योंकि अगर ये चोरी भी हो जाता है तो जिस शख्स का नाम लिखा हुआ है और जिसका अकाउंट नंबर लिखा हुआ है उसके अलावा कोई भी रकम वसूल नहीं कर सकता। फिर आप इसको बाय पोस्ट भी उस शख्स को भेज सकते हैं, वो शख्स जो है उसको बैंक ड्राफ्ट को वसूल करेगा और अपने अकाउंट में जमा करवा लेगा और रकम उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। मसलन अगर मैं यहाँ से हवेली से जो है लाहौर रकम भेजना चाह रही हूँ, मैं अपने अकाउंट बैंक के पास जाती हूँ जिसमें मेरा अकाउंट है, तो उनसे कहती हूँ कि मुझे जो है 10,000 का एक बैंक ड्राफ्ट बना दे। बैंक मुझे जो है बैंक ड्राफ्ट बना देता है, एक पीस ऑफ पेपर पे सारे लिख देता है। मैं 10,000 बैंक में जमा करवा देती हूँ। अगर मेरा अकाउंट नहीं है, अगर मेरा अकाउंट है तो मैं बैंक जो है मेरे अकाउंट से जो रकम डिडक्ट कर लेगा। फिर क्या है, मैं वो बैंक ड्राफ्ट लेके आ जाती हूँ, मैं उसे पोस्ट के ज़रिए भी जो है वो भेज सकती हूँ। लाहौर में या किसी भी जगह मैंने पैसे भेजने हैं, जब वो मतलूबा शख्स के पास बैंक ड्राफ्ट पहुँचेगा वो अपने अकाउंट में जाकर उसे जो है जमा कर लेगा और रकम जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब ये जो बैंक ड्राफ्ट है, ये स्टूडेंट्स आमतौर पर जब ये यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होते हैं तो जब वो एप्लीकेशन मांगते हैं, मसलन अक्सर लिखा होता है अगर आप एमफिल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन
और उसके साथ जो है 1000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट भी जो है वो जमा करवा दें फ़लाँ बैंक का। तो इस तरह जो है एक महफूज तरीन तरीका होता है बैंक ड्राफ्ट, और रकम जो है फिर उसका चोरी का ख़तरा नहीं होता। उसके बाद है कफ़ालतें या बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज़ हैं या बॉन्ड्स हैं, नाम सुना होगा आपने। गवर्नमेंट जब भी लोगों से क्या कहते हैं लोन लेती है तो बदले में जो है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ वगैरह जो है उनको इशू कर दी जाती हैं। गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं ये मखसूस बैंक्स जो हैं वहाँ से जाके ख़रीदी जा सकती हैं, और इन सिक्योरिटीज़ के बदले जो है वो फिर एक ख़ास रेट से जो है सूद अदा किया जाता है। ठीक है, अब ये सारी की सारी जो है वो ज़र एतबार की जो है रवायती टाइप्स थी, ट्रेडिशनल टाइप्स थी। उसके बाद जो हम दूसरी देखते हैं जदीद हालात में मेन जो है वो मैंने आपको मेंशन किया। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट उधार को भी कहते हैं हम, और क्रेडिट को हम बैलेंस को भी कहते हैं, जो बैलेंस हमारे पास मौजूद है। क्रेडिट कार्ड्स क्या होते हैं? ये प्लास्टिक का बना हुआ एक कार्ड होता है जिसमें एक ख़ास किस्म की एक चिप लगी होती है, मैग्नेटिक चिप होती है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है सारी की सारी। क्रेडिट कार्ड बैंक अपने उन अकाउंट होल्डर्स को इशू करते हैं जिनकी एक ख़ास गुडविल होती है बैंक में, उसका एक ख़ास नाम होता है। बैंक उनको इशू करते हैं। अब क्रेडिट कार्ड्स में क्या होता है, जिस शख्स के नाम इशू किए गए हैं वो क्रेडिट कार्ड की बदौलत जो है इसको इस्तेमाल करता है, शॉपिंग करता है, मुख्तलिफ़ जो चीज़ें ख़रीदता है, तो उसका जो है फिर माहाना जो है वो बिल आता है, और उसके बाद बिल आने के बाद जो है वो शख्स ओके करता है तो बैंक से जो है वो रकम उसके अकाउंट से माइनस हो जाती है, या फिर उसको मैनुअली भी पे कर सकता है। अब क्रेडिट कार्ड क्या एक उधार की किस्म है, उस शख्स के पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन बैंक में उसकी एक अच्छी गुडविल है, बैंक उसको जानता है कि इसकी अच्छी एक साख है, वो बैंक से जाके क्रेडिट कार्ड इशू करवा लेता है। क्रेडिट कार्ड की बदौलत जो है वो महीना भर जो है उसको इस्तेमाल करता है, राशन खरीदता है, शॉपिंग करता है। महीने के एंड में जो है वो बैंक जो है उसको फिर एक बिल भेजेगा और उसमें बताया जाएगा कि आपने इतनी मालियत की चीज़ें जो है वो ख़रीदी थी और उसके बदले जो है आप रकम अदा कर दें। ठीक है, बैंक जो है अगर रकम मतलूबा जो टाइम पीरियड है उस पर अदा नहीं करती तो बैंक उस पर फिर क्या है सूद चार्ज करता है। ठीक है, तो एक तरह से ये कर्ज़ा है जो बैंक की तरफ से अपने अकाउंट होल्डर को इशू किया जाता है, दिया जाता है एक माह के टाइम पीरियड के लिए, और इसका फ़ायदा क्या है कि आपको जितनी ज़रूरत होती है कर्ज़े की आप उतना ही उसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात यह है कि क्रेडिट कार्ड्स की भी लिमिट होती है, फिक्स की जाती है कि इससे ज़्यादा जो आप क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि बैंकों की तरह कैसे पता चलता है कि इतनी मालियत की चीज़ें ख़रीद ली हैं? तो जितने भी ये जो इदारे होते हैं जिनके पास क्या कहते हैं बारकोड रीडर लगा होता है, जिनकी मदद से चीज़ें ख़रीदते हैं क्रेडिट कार्ड की मदद से, वो उसका जितनी चीज़ें ख़रीदते हैं उसका एक इनवाइस जो है वो अपने पास भी रखते हैं और बैंक को भी भेज देते हैं कि फ़लाँ शख्स का जो है क्रेडिट कार्ड उसकी इतनी चीज़ें जो है वो आपके कस्टमर जो भी आपका अकाउंट होल्डर है उसने ख़रीदी थी। अब बैंक जो है जिस शख्स ने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया है उससे सूद वसूल करता है, और जिस भी डिपार्टमेंट स्टोर से उसने ख़रीदी होती हैं उनसे भी वो फ़ीस वसूल करता है क्रेडिट कार्ड की वजह से। तो क्रेडिट कार्ड क्या है, जिसमें ये एक तरह की प्लास्टिक का बना होता है, उसमें अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर वगैरह जो है मेंशन होते हैं। इसमें एक चिप लगी होती है जिसकी मदद से जो है वो बारकोड रीडर उसको आसानी से रीड कर सकता है और अशिया जो है वो ख़रीदी जाती हैं, और बाद में जैसे मैंने बताया कि उसका बिल आता है। ATM कार्ड, ऑटोमेटिक टेल मशीन, आप सभी लोग फैमिलियर होंगे, हर घर में उमूमन आज का जो है वो ATM है, चेक्स का जो है इस्तेमाल कम होता जा रहा है। लोग जो है ATM कार्ड को अब प्रेफर करते हैं क्योंकि इसका एक फ़ायदा ये है कि नॉन बैंकिंग जो आ रहा है, मतलब कि अगर आप 5 बजे के बाद भी रकम चाहिए, रात को रकम चाहिए, तब भी आप इससे रकम निकलवा सकते हैं। ATM जो है वो डेबिट कार्ड होता है। इसका मतलब क्या है कि आपके अकाउंट में और पहले रकम मौजूद होती है और आपको फिर जो है उस रकम को इस्तेमाल करते हैं। ATM जो है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये हर बैंक की अपनी जो है बैंक के बाहर नस्ब की होती हैं जहाँ से रकम जो है विड्रॉ की जाती है। अब जो स्पेसिफ़िक बैंक है उसके अलावा कुछ और बैंक से भी आप निकलवा सकते हैं। मतलब अगर HBL में अकाउंट है तो आप उसकी रकम जो है किसी और बैंक की जो ATM है वहाँ से निकलवा सकते हैं, लेकिन उसके फिर चार्जेस होते हैं।
और आम तौर पर एटीएम जो है उसकी एक दिन में कितनी रकम विड्रॉ करवाई जा सकती है उसकी लिमिट भी फिक्स लिमिट होती है, और एक टाइम में आप कितना विड्रॉ कर सकते हैं उसकी भी लिमिट होती है। उमूमन 25,000 होती है कि अगर आप एक टाइम एटीएम जो है कार्ड मशीन के अंदर इंसर्ट करते हैं और रकम निकलवाते हैं तो आप 25,000 तक रकम वहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। 25,000 निकाल लिए, कार्ड बाहर आ जाएगा, फिर आप दोबारा उसको इंसर्ट कर सकते हैं और दोबारा से रकम जो है वो निकलवा सकते हैं। आम तौर पर इसकी जो एक दिन में ट्रांजैक्शन की लिमिट होती है वो तकरीबन 1 लाख तक होती है। अब इसने जो है एटीएम कार्ड ने आपको पता है बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। आपके जो सिस्टम है, ज़र का जो सिस्टम है, आप घरों में पैसे रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा चेक्स को विड्रॉ करवाने के लिए बैंक के अंदर जाके लाइन में लगने की ज़रूरत भी नहीं है। आप किसी भी टाइम जाके जो है वो एटीएम के से जो है पैसे विड्रॉ करवा सकते हैं। ये भी सेम वैसे इसकी जो शक्ल और शबाहत है वो भी तकरीबन क्रेडिट कार्ड की तरह ही बनी होती है। ऑनलाइन बैंकिंग ये जो है सबसे जदीद तरीन शक्ल है जिसमें आपको कहीं भी नहीं जाना पड़ता, आप घर बैठे जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब इस चीज़ को पहले तो इंटरनेट की मदद से करते थे, कंप्यूटर में कर लेते थे। अब इस चीज़ को जो ऐप्स हैं मुख्तलिफ बैंक्स की तरफ से जारी की गई हैं उसने और भी आसान कर दिया है। आपका अकाउंट जिस बैंक में है आप उसकी ऐप जो है अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। मसलन HBL की अपनी एक ऐप है, बैंक ऑफ पंजाब की अपनी एक ऐप है जिसमें आप एक ख़ास प्रोसेस से गुज़र के जो है वो ऐप में जो है या बैंक में जो है रजिस्टर्ड हो जाते हैं। आपका अपना एक ID होता है जिसको इस्तेमाल करते हुए फिर आप लॉगिन होते हैं, और अगर आप रकम जो है ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं और आपको शख्स का अकाउंट नंबर पता है तो आप अपने अकाउंट में लॉगिन होके उसको ओपन करके घर बैठे ही रकम जो है मतलूबा शख्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये जो ऑनलाइन बैंकिंग है इसने जो सारा सिस्टम है इसको बहुत ज़्यादा जो है आसान बना दिया है। या तो ये इसकी कुछ जदीद टाइप्स हैं क्या कहते हैं ज़रिए एतबार की जो कि हमारी इकॉनमी में सर्कुलेट कर रही हैं।